दोस्तों यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जो वन लाइनर कंप्लीट कर चुके हैं, आपका जो आपका दृष्टि है, आई दृष्टि घटना चक्र वाला, उसका वन लाइनर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। वहाँ पूरा वीडियो एक ही वीडियो में कंपाइल करके दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। उसी सीरीज में नेक्स्ट ये राष्ट्र प्रदेश है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपका RO ARO का एग्ज़ाम्स है जो करीब 27 जुलाई को होने वाला है, और आपका UP PCS है या BPSC है, या जो भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स में, उनके लिए ये करंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्र प्रदेश का जो एक्सप्लेनेशन है, जो बड़े लेवल पे है, उसको हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। वन लाइनर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उससे आगे ये आपका नेक्स्ट है नेशनल घटना चक्र, राष्ट्रीय परिदृश्य दोस्तों, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ें कराएंगे दोस्तों जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी के डेटा को आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी का चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये न्यूज़ है मिजोरम, गोवा और लद्दाख को लेकर। क्या न्यूज़ है कि मिजोरम, गोवा और लद्दाख जो है क्या है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दोस्तों वाले राज्य बन चुके हैं। मतलब कंप्लीट जो है इन्होंने लिटरेसी रेट पूरा प्राप्त कर लिया दोस्तों। ऐसी बात जो है क्यों है, क्योंकि राष्ट्रीय नीति जो आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, उसने 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने की लक्ष्य रखा दोस्तों। उन्होंने 100% साक्षरता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। कब तक? 2030 तक दोस्तों, ठीक है। उसी का मूर्त रूप देने के लिए, यानी उसी को बताने के लिए 2022 में एक योजना शुरू की गई, उसका नाम रखा गया उल्लास। क्या नाम थी? उल्लास योजना। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटीज, ठीक है। और ये जो कार्यक्रम था, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत हुई दोस्तों, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत हुई दोस्तों, ठीक है। अब उल्लास क्या करता है, इसका कुछ उल्लास समझो। नव भारत साक्षरता जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख, लद्दाख ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी है दोस्तों जो कि पूरी तरह फंक्शनली लिटरेट यूनियन टेरिटरी बन चुका है। बाकी का मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, ये तीनों राज्य जो हैं ये फुली क्या है, कंप्लीटली फंक्शनल लिटरेसी के रूप में अपना साक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। मिजोरम पहली बात, नंबर 1 पे मिजोरम, नंबर 2 है गोवा, नंबर 3 है त्रिपुरा दोस्तों, ठीक है। इन्हें पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया दोस्तों, ठीक है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया है मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा को दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी साक्षरता दर 95% से अधिक है। उन्हीं राज्यों को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है दोस्तों। 95% से अगर लिटरेसी रेट है किसी भी यूनियन टेरिटरी स्टेट का, उसी राज्य या स्टेट को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाएगा। और इसके 5 घटक हैं, ये घटक भी आप देख लीजिएगा, पूछ सकता है आपके ऑप्शन देके दोस्तों। कौन कौन से? नंबर 1 है इसका आधारभूत साक्षरता, यानी कि आपकी आधारभूत साक्षरता होनी चाहिए। दूसरा, संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, मौलिक जीवन कौशल होना चाहिए, यानी स्किल्ड होना चाहिए। चौथा है इसका बुनियादी शिक्षा, और 5वां है व्यवसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा। ये इसके 5 घटक हैं दोस्तों, ठीक है। उल्लास के अंडर में इसके इनके प्रायोजन में मिजोरम जो है आधुनिक भारत का पहला राज्य बन चुका है जो पूरी तरीके से नव साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों को कंप्लीट करता है। कौन? मिजोरम ऐसा पहला राज्य बन चुका है दोस्तों, ठीक है। वहीं देखा जाए तो गोवा कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है जो आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया जा चुका है। वहीं लद्दाख जो है पहला यूनियन टेरिटरी है जो कि क्या है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया जा चुका है दोस्तों, ठीक है। पहला राज्य बन चुका है, यानी कि भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई, दैट इज कॉल्ड यूनियन टेरिटरी, बनने का जो गौरव है वो लद्दाख को प्राप्त, ठीक। और केरल तो ऑलरेडी 100% साक्षर राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि 1990 के दशक के संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद केरल ऐसा राज्य था जहाँ पर 100% लिटरेसी रेट पाया गया दोस्तों, ठीक है। अब जून 2025 में त्रिपुरा कौन सा? तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन चुका है। नंबर 1 पे आ गया आपका मिजोरम, ठीक है। नंबर 2 पे आपका गोवा, और नंबर 3 पे त्रिपुरा। त्रिपुरा नंबर 3 पे है, और यूनियन टेरिटरी में आपका लद्दाख ऐसा बन गया है जो सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी में लद्दाख ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य यूनियन टेरिटरी बन चुका है दोस्तों, ठीक है।
इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, बाकी का तो आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो। बाकी का जो ये बताया जा रहा है वही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं संविधान हत्या दिवस, यानी कि संविधान का जो हत्या दिवस मनाया गया दोस्तों, कब मनाया गया दोस्तों, पहले इस पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे डिक्लेयर किया। क्यों डिक्लेयर किया? कि लोकतंत्र के रक्षकों को ये बात की श्रद्धांजलि दी गई जो 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी लगाई गई थी दोस्तों, इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके 50 ईयर्स, कितना दोस्तों, 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, उसके बेस पर संविधान हत्या दिवस मोदी जी ने घोषित किया है, ठीक है। वहीं बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 11 जुलाई को इसकी 11 जुलाई 2024 को इसकी एक अधिसूचना क्या जारी की, इस दिवस को मनाने की एक अधिसूचना जारी की। वहीं 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में यह प्रकाशित कर दिया गया कि भाई 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि ऊपर बताया कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, क्योंकि उस समय केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग, घोर दुरुपयोग किया गया, इस तरह के एलिगेशन लगाए गए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 के आपातकाल लागू कर तत्कालीन जो केंद्र सरकार थी भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया और लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया। ऐसा केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जो है उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। 1975 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है। तो संविधान के भाग 18 में, संविधान के जो भाग 18 में आपातकाल से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। आपातकाल से रिलेटेड प्रावधान कहाँ है? संविधान के भाग 18 में। और जो इमरजेंसी है 352 से लेकर 360 तक वर्णित है, यानी कि 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में आपका प्रेसिडेंट रूल और 360 में आपकी है दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय इमरजेंसी है आपकी दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो अनुच्छेद है 352 वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, ठीक है। अब तक अगर देखा जाए ओवरऑल 3 बार देश में, कितने बार? 3 बार देश में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल दैट इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया गया है। कब कब? पहली बार 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय, 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन के युद्ध के समय। उसके बाद ये 1968 तक औपचारिक रूप से आपातकाल रहा दोस्तों, 1962 से 68 यानी कि 6 ईयर तक ये आपातकाल चला। दूसरी बार 3 दिसंबर 1931 भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी अंडर आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी घोषित की गई थी दोस्तों, ठीक है। और उसी के डिक्लेरेशन में देश की नई इमरजेंसी की उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई, यानी कि ये तीसरी बार था जब 25 जून 1975 को न्यू डिक्लेरेशन कर दिया गया कि भैया अब फिर से इमरजेंसी को लागू कर दिया गया दोस्तों। और इसकी समाप्ति हुई मार्च 1977 में। मार्च 1977 में 1971 और 1975 की इमरजेंसी को एक साथ समाप्त घोषित कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे आंकड़े आप, डेट्स आप जो भी हम बता रहे हैं उनको बराबर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हैदराबाद मुक्ति दिवस, हैदराबाद लिबरेशन डे, हैदराबाद इंडिपेंडेंट डे कब मनाया गया? ये दोस्तों 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस यानी कि हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया गया दोस्तों। क्यों मनाया गया? 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति होने के 13 महीने बाद तक हम हैदराबाद की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। हैदराबाद आज़ाद नहीं हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो 13 महीने बाद तक हम हैदराबाद की आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और निज़ाम के शासन के अधीन हुआ करता था। उस समय निज़ाम का शासन था। बट 17 सितंबर 1948 को हमने ऑपरेशन पोलो चलाया दोस्तों। कौन सा? ऑपरेशन पोलो इज रिलेटेड टू हैदराबाद लिबरेशन डे, हैदराबाद की मुक्ति से ये रिलेटेड है ऑपरेशन पोलो, ठीक है दोस्तों। देखो ये दे रखा है 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के चलाने के बाद एक पुलिस कार्रवाई हुई और निज़ाम के शासन से हमने हैदराबाद को मुक्त करा लिया दोस्तों। 17 सितंबर 1948, इसलिए हैदराबाद लिबरेशन डे आपका 17 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब? 17 सितंबर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं,
तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल दोस्तों, ये देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल है दोस्तों। क्या है ये दोस्तों? पहली बात तो समझो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल क्या होता है दोस्तों। ये ऐसा ढांचा होता है, एक ऐसी सुविधा होती है जो सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई मार्ग के बीच जो माल है आपका, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं या कुछ सामान है, उसको बहुत इजीली, सुविधा तरीके से, बहुत स्किल्ड तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, किसी दूसरी जगह भेजा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके फैक्चुअल डेटा पर बात करते हैं। 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री हैं मिस्टर अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक जगह आती है मानेसर, मानेसर में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का एक प्लांट है, वहाँ पे इन्होंने सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया दोस्तों। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन होने के बाद इसका जो लिंक है डायरेक्टली पटली रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया। पटली रेलवे स्टेशन से ये जो आपका ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है, इसका उद्घाटन 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री मिस्टर अश्वनी वैष्णव ने गुरुग्राम में किया, हरियाणा के गुरुग्राम में किया दोस्तों, और इसको डायरेक्टली पटली रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया। अब ये क्या काम करने वाला है? ये जो है आपको 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों से डायरेक्टली भेजा गया। कहाँ भेजेगा? 380 से अधिक शहरों में ये पहुंचाएगा दोस्तों, जिससे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस की जो है जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी गोइंग दोस्तों हो जाएगा दोस्तों। अब ये किसके अंडर में हुआ है? जो ये टर्मिनल है, कार्गो टर्मिनल दोस्तों, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो 2021 में लाया गया था, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो 2021 में आया, इस पे क्वेश्चन 2000 पीसीएस जो है, यूपी पीसीएस 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है इसकी डेट को लेके कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कौन से ईयर में आया था, तो 2021 में। तो ये जो टर्मिनल है, कार्गो टर्मिनल है, इसको पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित किया गया दोस्तों। इसको एज ए लॉजिस्टिक हब इसको बनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी इसमें फैक्चुअल डेटा था। 17 जून में अश्वनी वैष्णव मानेसर सहित गुरुग्राम जिले में जो हरियाणा में पड़ता है 4.5 लाख जो व्हीकल्स हैं उन्हें 380 से अधिक शहरों में पहुंचाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एयर इंडिया का जो ड्रीम लाइनर विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ AI-171, ये कब हुआ, क्यों हुआ, सारी बात करेंगे दोस्तों। क्यों हुआ, क्या हुआ, इस पर चर्चा करेंगे बराबर। तो 12 जून 2025 को जो एयर इंडिया का उड़ान है AI-171 से बोलते हैं बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, क्या है ये? बोइंग कंपनी का 787-8 ड्रीम लाइनर विमान है। ठीक है दोस्तों, और जो विमान दुर्घटना हुई ये अहमदाबाद में हुई। कब हुई? 12 जून 2025 को। सारे डेटा और जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इनको आप प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तो अहमदाबाद हवाई अड्डे पर ये दुर्घटना हुई, और ये जो उड़ान कहाँ भरने वाला था ये एयर इंडिया का विमान, ये लंदन गेटविक जा रही थी। कहाँ पर? लंदन गेटविक पर जो अहमदाबाद से ये उड़ान भरने वाला था दोस्तों। ठीक है, इस विमान का नाम पढ़ लिया आपने, एयर इंडिया का AI-171 B787-8 ड्रीम लाइनर है दोस्तों। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था दोस्तों। ठीक है, और कुछ ही समय बाद ये क्रैश कर गया। ठीक है, अब कुछ और फैक्चुअल डेटा है। तो बोइंग का 787-8 विमान था, 242 लोग थे इस विमान पर, जिसमें ये 230 यात्री थे और 12 इसमें क्या थे, क्रू था। 12 लोगों का कर्मी दल था और 230 यात्री सवार थे, जिसमें 242 लोग थे टोटल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, जिसमें 241 लोगों की मृत्यु हो गई, यानी कि कितने लोगों की मृत्यु हुई? 241 लोगों की 12 जून 2025 को मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, इसमें से केवल एक जीवित यात्री थे जिनका नाम था विश्वास कुमार रमेश। क्या नाम है इनका? विश्वास कुमार रमेश सिर्फ इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो इस दुर्घटना से बचे हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो विश्वास कुमार रमेश हैं ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं दोस्तों। विमान हादसे के स्थान पर कुछ अन्य लोग भी मारे गए, जो क्योंकि ये विमान दोस्तों एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा, वहाँ पर जा गिरा, इसलिए कुछ लोगों की संख्या जिनकी मृत्यु है वो करीब 280 से अधिक बताई गई है दोस्तों। लेकिन विमान में जो सवार थे वो 242 लोग थे, जिनमें 241 लोगों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है,
इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की भी मृत्यु हो गई। ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि एक्स सीएम चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर विजय रूपानी, इनकी भी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, और ये कौन से मेडिकल कॉलेज पे जा गिरा? ये बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल पर विमान जा गिरा दोस्तों। ठीक है, हाँ, बहुत सारे छात्र और डॉक्टर क्या कर रहे थे, दोपहर के समय भोजन कर रहे थे, तो उनकी भी मृत्यु हो गई। इस हिसाब से 242 विमान में 241 लोग और बाकी के जो हॉस्टल में हैं टोटल 280 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई दोस्तों। ठीक है, अब एयर इंडिया के हिसाब से इसमें 169 यानी कि 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे। 53 ब्रिटिश होने के बाद 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक इस पर सवार था दोस्तों। ठीक है, और इस विमान की जो है डीजीसीए और एआईबी द्वारा जो विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो है इस हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दिया है। अगर पूछा जाए कि इस हादसे की जांच किस किस ने शुरू किया है, तो यह डीजीसीए मतलब भारत का नागर विमानन महानिदेशालय है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जिसको बोला जाता है, और विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो है दोस्तों। ठीक है, और वहीं एक और फैक्ट है इसका कि जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है ये वर्ष 2011 में वाणिज्यिक सेवा में शामिल किया गया था। कब? 2011 में दोस्तों। ठीक है, अब एयर इंडिया ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का भुगतान करने का घोषणा किया। वहीं टाटा सन्स, क्योंकि एयर इंडिया को टाटा सन्स ने एक्वायर कर लिया था, टाटा सन्स ही इसको रन करते हैं यानी कि टाटा की जो कंपनी है, तो टाटा सन्स ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में प्रत्येक आदमी को जिनकी वहाँ पर डेथ हुई है उनको देने का घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, अब भारत की अन्य भीषण हवाई यात्राएं, हवाई त्रासदियाँ कहाँ कहाँ पर हुई हैं इनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाने को वो पूछ सकते हैं। देखो, 1996 में हुआ था चरखी दादरी, कहाँ पर? 1996 में हुआ था चरखी दादरी। चरखी दादरी में क्या हुआ 1996 में कि आकाश में एक टक्कर हुई, मध्य आकाश में दोनों विमान आमने सामने से आकर टकरा गए दोस्तों। ठीक है, और इस विमान दुर्घटना में 349 लोगों की मृत्यु हुई। कितने? 349 लोग मारे गए दोस्तों। वहीं 1985 में हुआ एयर इंडिया का बम कांड 1985 में, और ये जो विमान था 1985 का एयर इंडिया का, ये मॉन्ट्रियल से लंदन, लंदन से दिल्ली और वहाँ से मुंबई उड़ान भर रहा था दोस्तों। और इसमें एक आतंकवादी बम विस्फोट हुआ और ये जो विमान है अटलांटिक महासागर में जा गिरा, और अटलांटिक महासागर में गिरने के बाद इसमें 329 यात्रियों की जान चली गई दोस्तों। 1985 का एयर इंडिया बम कांड। वहीं 1978 का एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना है, यह मुंबई से दुबई जा रहा था दोस्तों। एयर इंडिया फ्लाइट 855 था, इसमें 213 लोग मारे गए। कितने? 213 लोग मारे गए। नेक्स्ट था 210 का मैंगलोर विमान दुर्घटना, 2010 का, सॉरी, तो और ये विमान दुबई से मैंगलोर आ रहा था, दुबई से 2010 में। एयर इंडिया एक्सप्रेस का फ्लाइट 812 थी, इसकी लैंडिंग के समय दुर्घटना हुई और इसमें 158 यात्रियों की मृत्यु हो गई। कितने? 158 लोग मारे गए दोस्तों। तो ये अब तक की भारत में हुई भीषण हवाई त्रासदियाँ, भीषण एयर स्ट्राइक्स थी एक तरीके से दोस्तों। एयर स्ट्राइक नहीं, एयर मतलब जो एयर इंडिया के जो भी त्रासदी हुई है, विमान दुर्घटना हुई है, एयर एक्सीडेंट हुए हैं, ये सब अब तक है। 96 में चरखी दादरी, 85 में एयर इंडिया बमकांड, 78 में इंडियन मुंबई दुर्घटना और 2010 में मैंगलोर विमान दुर्घटना दोस्तों। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और आंकड़े। फ्लाइट रिकॉर्डर होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विमान दुर्घटना और घटनाओं की जांच में मदद मिल सके, इसलिए इसको विमान में लगाया जाता है। आमतौर पर इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, और इसका जो रंग होता है ये नारंगी रंग का होता है, ब्लैक बॉक्स। इसमें एक FDR होता है जिसे बोलते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और एक होता है CVR। CVR क्या होता है दोस्तों? एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। जो कॉकपिट होता है जहाँ पे जो प्लेन का पायलट वगैरह होते हैं, जिनकी सारी जो वॉइस है, जो आवाज़ है, वो रिकॉर्ड की जाती है। और ये 1000 डिग्री C से अधिक तक के तापमान को झेल सकता है और 3400 G तक की टक्कर सह सकता है। G मतलब गैलन हो सकता है, कुछ और भी यूनिट है, कोई गैलन हो सकता है, उतनी टक्कर ये सहन कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भैया केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कास्ट सेंसस को अनुमति दे दी है। किसने? केंद्र सरकार ने। ठीक है, अब देखते हैं क्या है ये। देखो, 1971 यानी कि स्वतंत्रता के बाद 1931 की जनगणना के बाद जातिगत आंकड़े नियमित जनगणना में शामिल किए ही नहीं गए। 1931 के बाद
जनगणना, ये जो केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जातियों की जनगणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। ये क्यों लिया? इसके पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि सामाजिक न्याय की नीतियों को नई दिशा मिल सके। जो सोशल जस्टिस है उसके हिसाब से, जो कास्ट सेंसस है उसके हिसाब से पॉलिसीज बना सकें। जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो नई नीतियों को सामाजिक जस्टिस के, सोशल जस्टिस के हिसाब से नई दिशा दे सकें दोस्तों। इसलिए कास्ट सेंसस 2027 करने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। क्या है? सबसे पहले इसके आंकड़े सुनते हैं कि जनगणना दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो क्या है इसका संवैधानिक तौर पे, तो जनगणना एक संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची, यूनियन लिस्ट का विषय है। संविधान का जो अनुच्छेद 246 है उसकी 7वीं अनुसूची में जनगणना के बारे में डिक्लेरेशन है, जनगणना के बारे में दिया गया है संघ सूची विषय में। तो 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने की अधिसूचना, तो अधिसूचना कब जारी हुई? अधिसूचना जारी हुई 16 जून 2025 को। ठीक है, कि जनगणना भैया 2027 में की जाएगी। ये जनगणना सबसे पहले पूछ सकते हैं कितने चरणों में, तो ये चरणों 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे जो हिमालयी क्षेत्र हैं, जो हिमालय से रिलेट करते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनमें जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से, और बाकी के पूरे देश में 1 मार्च 2027 से ये जनगणना 2 चरणों में लागू होगी दोस्तों। ठीक है, 2 चरणों में लागू होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ जनगणना पे बात कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, चिनाब रेल पुल। चिनाब रेल पुल क्या है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है दोस्तों। कौन? चिनाब रेल पुल। कहाँ पर बना है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी का है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हमारा जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, उसके रियासी ज़िले में, कौन सा जिला है? रियासी ज़िले में चिनाब नदी पर ये एक रेलवे पुल बना है दोस्तों, और यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, सबसे ऊंचा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। ठीक है, नदी तल से जापी जाए तो इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, और इसकी कुल लंबाई है 1315 मीटर। ठीक है, और यह जो पुल है भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों। कौन सी योजना का? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का दोस्तों। ठीक है, और ये 8 रिक्टर स्केल के भूकंप, अगर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, और उसकी तीव्रता, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है 8 रिक्टर स्केल तक है, तो ये पुल झेल सकता है दोस्तों। जो चिनाब रेल पुल है ये झेल सकता है। अगर आपकी हवाएं 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, तब भी ये पुल इन हवाओं की जो रफ्तार है इसको झेलने के लिए, इसको सहने के लिए पर्याप्त है दोस्तों। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट देखते हैं। 6 जून 2025 का मामला है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी साहब ने चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया। तो उद्घाटन कब किया? 6 जून 2025 को। और इस पुल को बनाने के लिए दोस्तों कोकण रेलवे कॉरपोरेशन, IIT तथा DRDO के सहयोग से इसको निर्मित किया गया है। किसने? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का, इसमें एक मिनट, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का, IIT तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान DRDO के सहयोग से इसको निर्मित और विकसित किया गया है। तो पूछ सकते हैं कि भैया जो चिनाब रेल पुल है उसका उद्घाटन कब किसने किया? मोदी जी ने, 6 जून 2025। और इसको किस किस के सहयोग से बनाया? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और IITs हैं और DRDO के सहयोग से बनाया। ठीक है, अब इसमें एक टेक्ला पूछ सकते हैं कि टेक्ला क्या है। तो देखो टेक्ला जो है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है। टेक्ला ये सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया गया है इसके डिजाइन और निष्पादन में उच्च स्तर की सटीकता को नापने के लिए। तो टेक्ला एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस ब्रिज का स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए बनाया गया है, जो इसकी संभाव्यता को सटीक करने की कोशिश करता है। और इस पुल की जो परियोजना है इसकी लागत है 1486 करोड़ रुपए। कितनी है? 1486 करोड़ रुपए, यानी कि 1486 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत रखी गई है दोस्तों। ठीक है, और ये परियोजना अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि कनेक्टिविटी ये सुनिश्चित करेगा। बक्कल और कोरी के मध्य बना यह आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क है। कहाँ से? कटरा से ये बनिहाल को जोड़ देगा। कटरा से बनिहाल तक के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है दोस्तों। ठीक है,
और यह जो पुल है एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। जनाब रेल, इसकी ऊंचाई कितनी है याद रखना, 359 मीटर। ठीक है। वर्ष 2003 में अटल बिहारी जी यानी कि बीजेपी की सरकार थी, तो इस ब्रिज को मंजूरी कब मिली, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 में दोस्तों। ठीक है। वहीं एक और ब्रिज है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, पहला केबल स्टे रेल ब्रिजेस को अंजी ब्रिज भी है, इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है। कौन सा है, केबल स्टे रेल ब्रिज जिसको बोलते हैं अंजी ब्रिज, ये एक केबल स्टे रेल ब्रिज है, इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, विश्व के कुछ अन्य पुल हैं, इनकी ऊंचाई देखते हैं। जो है दादेव रेलवे ब्रिज चुआनजांग में, कहाँ पर है, दादेव रेलवे ब्रिज चुआनजांग, ये सिचुआन प्रांत में चीन में पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 380 मीटर दोस्तों। ठीक है। और ये नाजेई रेलवे ब्रिज 310 मीटर, ये कहाँ पर है, गोइजोई चाइना में। ये सारे चाइना में हैं दोस्तों, तो देखना चाहो तो देख सकते हो। बट ये आर्च ब्रिज नहीं है, आर्क ब्रिज नहीं है तीनों। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। इसकी इकाई जो है, पहली इकाई का इनॉग्रेशन हो चुका है, घाटमपुर ताप विद्युत। अब जो घाटमपुर ताप विद्युत योजना है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में, कानपुर नगर एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों। और ये कोयला आधारित है, कोयला आधारित है। ठीक है। कोयला कहाँ से आएगा इसकी बाद में बात करेंगे। तो ये कोयला आधारित परियोजना है और इसमें 3 यूनिट लगाने की बात की गई है। 3 यूनिट कितनी, 660 मेगावाट की 3 यूनिट, तो 1980 मेगावाट क्षमता वाली ये परियोजना केंद्र सरकार का एक एनएलसी इंडिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का UPRVUNL का जॉइंट वेंचर है। इन दोनों का क्या है, जॉइंट वेंचर दोस्तों। किस किस का, एनएलसी इंडिया, ये केंद्र सरकार का एक उद्यम है, एक केंद्र सरकार की एंटरप्राइजेज है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, और वहीं उत्तर प्रदेश जो राज्य सरकार है उसकी है उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल कुछ करके निगम लिमिटेड है उत्तर प्रदेश का, UPRVUNL, इनका जॉइंट वेंचर है ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना दोस्तों। इसकी एक इकाई का यूनिट 1 का इनॉग्रेशन हो चुका है, इसमें 3 यूनिट है और एक यूनिट की क्षमता है 660 मेगावाट। कितनी है, एक मिनट 660 मेगावाट। ठीक है। नेक्स्ट है 30 मई 2025 को मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में, डेट याद रखना, 30 मई 2025 को मोदी साहब ने उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का राष्ट्र को समर्पित किया। 30 मई 2025 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, जिसे बोलते हैं CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स दोस्तों, उन्होंने जुलाई 2016 में इस योजना को मंजूरी प्रदान की। ठीक है। और इसको संचालित कौन करेगा, इसको संचालित करेगी नए वेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, NUPPL। ठीक है। NUPPL यानी कि नए वेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड इसको संचालित करेगी दोस्तों। अब हिस्सेदारी की बात करें तो एनएलसी जो इंडिया है इसमें इसकी हिस्सेदारी है 51%, कितनी है, 51%। वहीं UPRVUNL की हिस्सेदारी है 49%। ये भी पूछ सकता है किसकी कितनी हिस्सेदारी है दोस्तों। ठीक है। ये 75% जो है इस घाटमपुर परियोजना का, जो 75% है वो उत्तर प्रदेश को मिलेगा, वहीं 25% इसका जो प्रतिशत है बिजली का जो परसेंटेज है वो असम राज्य को दिया जाएगा, असम राज्य को आवंटित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसकी लागत की बात करें तो इसकी कुल लागत है दोस्तों 21,780.94 करोड़ रुपये। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की कुल लागत है 21,780.94 करोड़ रुपये। और ये इसकी जो 2 इकाइयाँ हैं जो बची हैं उनको 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है दोस्तों। ठीक है। और ये 14,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगी। ठीक है। और इसको जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है इसको कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा कौन, झारखंड राज्य का दुमका जिला, और उसमें स्थित है एक पचवारा साउथ कोल ब्लॉक। कौन, पचवारा साउथ कोल ब्लॉक के द्वारा, जो झारखंड में उसके दुमका जिले में पड़ता है, उसके द्वारा पचवारा साउथ कोल ब्लॉक के द्वारा घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना को क्या है, कोयले की आपूर्ति की जाएगी, कोयले की आपूर्ति पूरी तरीके से की जाएगी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन 2025। ठीक है। इसके भी कुछ फैक्ट्स देखते हैं क्या है। देखो, नरेंद्र मोदी जी ने 31 मई 2025 को
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का भाग लिया। ठीक है, और ये कहाँ की महारानी थी? ये मालवा की प्रसिद्ध महारानी थी और इनकी 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ और फैक्ट। तो मोदी जी ने क्या डाक टिकट, एक स्मारक डाक टिकट और 300 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। ठीक है, 300 रुपये का एक सिक्का था, अहिल्याबाई होलकर का उस पर चित्र उत्कीर्ण था, ये क्या जारी किया दोस्तों। ठीक है, और 300 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का भारत के सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ और जिसे कोलकाता टकसाल ने बनाया। किसने? कोलकाता टकसाल ने ढाला दोस्तों। ये पूछ सकते हैं इस तरह के फैक्ट्स। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किए दोस्तों। यह राष्ट्र पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं परंपरा कलाकारों के लिए प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को जो बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। कौन सी कलाकार हैं? डॉक्टर जयमती कश्यप। ठीक है दोस्तों, तो देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र में अहमदनगर में हुआ। इनका शासनकाल था 1767 से 1795 दोस्तों, याद रखना, पूछ सकते हैं। ठीक है, और अहिल्याबाई ने बागडोर संभाली कब? अपनी राजधानी महेश्वर में। ये नर्मदा नदी के तट पर पड़ती है महेश्वर, यहाँ इन्होंने बागडोर संभाली। और जो महेश्वर है इसको साहित्य, संगीत, कला एवं उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित किया। ठीक है, वहीं अहिल्याबाई दोस्तों 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह जैसी दुराचारी व्यवस्थाओं के निषेध के लिए अग्रदूत रहे, इनके अगेंस्ट में रही। और उन्होंने इसी प्रकार राज्य में महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं को शस्त्र एवं प्रशासन का प्रशिक्षण भी दिलवाया। अगर इस जो हिस्ट्री के स्टैटिक पार्ट से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये सारी फैक्ट्स आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि देखा जाए एज ए शासिका के रूप में जो अहिल्याबाई हैं, इन्होंने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने, विधवा विवाह का समर्थन जैसी कदम उठाए दोस्तों। ठीक है, इंदौर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम भी इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। तो दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित अहिल्याबाई का 13 अगस्त 1795 को निधन हो गया। 13 अगस्त 1795 को इनका निधन हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल डेटा था, ये हमने कंप्लीट किया दोस्तों। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्या है? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ये क्या है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना? देखो, ये दो राज्यों की, देखो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, TBRPM इसको बोलते हैं। ये दो राज्यों की परियोजना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। किसकी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त पहल है। और ये क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही जो राज्य हैं जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भूजल स्तर जो है उसको बढ़ाने के लिए, सिंचाई की आपूर्ति के लिए, पेयजल की आपूर्ति के लिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लाया गया है। इसकी मजबूती के लिए काम किया जा रहा है। अब क्या है? 10 मई 2025 को देखा जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए दोनों प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी जो MP से हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ने एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया दोस्तों। क्या साइन किया? ये जो परियोजना है इसका जो है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना परंपरागत जो बांध निर्माण से हटकर भूजल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करती है दोस्तों। परियोजना के तहत ताप्ती नदी की 3 धाराओं का विकास कर अतिरिक्त वर्षा जल को भूजल पुनर्भरण में किया जाएगा दोस्तों। किसमें? भूजल में दोस्तों। ठीक है, और ये विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण परियोजना कहा गया है इसको। ठीक है, ताप्ती बेसिन जो है ताप्ती मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट कृषि एवं पेयजल दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ करने के लिए डिजाइन किया गया है इसको। ठीक है, जो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है इसको कृषि एवं पेयजल दोनों समस्याओं का समाधान के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हो और डेटा देखना चाहो, और भारत सरकार इसकी लागत का 90% वहन करेगी, जबकि जो शेष 10% रहेगा तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर उठाएंगी उसका 10% खर्चा दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश का अगर हाल में देखा जाए तो ये तीसरी प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल परियोजना है जिसमें मध्य प्रदेश ने क्या किया है? जॉइंट वेंचर किए हैं दोस्तों। पहली कौन सी है? केन बेतवा लिंक परियोजना। पहली है केन बेतवा लिंक परियोजना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक संयुक्त उद्गम था दोस्तों, संयुक्त पहल थी।
केन और बेतवा नदी को जोड़ने का। ये पहली बड़ी नदी जोड़ परियोजना है जिससे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी दिया गया है। दूसरी है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हुई और ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ इसको जोड़ा गया दोस्तों, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को दोस्तों। ठीक है। ताप्ती मध्य भारत की प्रमुख पश्चिमी वाहिनी नदियाँ और बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर दूर तक ये बहती है और एक खंबात की खाड़ी में गुजरात के पास जाकर अरब सागर में मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो ट्रिब्यूटरीज हैं न इसकी ताप्ती की कौन सी है, यह पूर्णा है, गिरना है, पंजरा है, अनेर। ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी, इसकी सहायक नदियाँ हैं किसकी, ताप्ती की दोस्तों। ठीक है। ये था आपका ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। अब बात करते हैं पहलगाम पे। बहुत ही त्रासदी बड़ा हमला था, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हमला था पहलगाम में। तो पहलगाम से युद्ध विराम तक की बात हम इसमें करेंगे दोस्तों, पहलगाम से युद्ध विराम तक की। देखो पहली बात तो डेट ये आ सकती है कि पहलगाम में कब हमला हुआ, पहलगाम में आतंकवादी हमला कब हुआ। तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के किसके, जम्मू कश्मीर का एक शांत इलाका है पहलगाम पर्यटन क्षेत्र, वहाँ पर एक भीषण आतंकी हमला हुआ। ठीक है। और ये हमला कहाँ हुआ, पहलगाम से एक अनंतनाग है, पहलगाम का अनंतनाग जिले में दक्षिणी कश्मीर में पड़ता है, दक्षिण कश्मीर साउथ कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ता है बेसरन घाटी। बेसरन घाटी के मैदान में ये हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को अनंतनाग जिले के दक्षिण कश्मीर में। कहाँ पड़ता है ये, साउथ कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पर साउथ कश्मीर में। ठीक है। अब और डेटा पे बात करते हैं क्या है। ठीक है। वहीं बात करें तो 2 हफ्ते बाद भारत ने सूचनाओं की पुष्टि के लिए 6 से 7 मई 2025 की रात को एक प्रतिशोधी कार्रवाई की शुरुआत की जिसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई को चलाया गया दोस्तों। ठीक है। इससे पहले भी जो है ऑपरेशंस किए जा चुके हैं, जैसे कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर जो था इसका प्रदर्शन किया गया, क्योंकि आतंक के घाव पर सीधा प्रहार करने का हम अब नहीं हिचकिचाएंगे और ये बहुत ही ज़रूरी हो गया था हमारे लिए दोस्तों। ठीक है। तो क्या हुआ, अनंतनाग जिले में पहलगाम की 7 किलोमीटर बेसन घाटी में हमला हुआ। 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमला में करीब 26 लोग मारे गए दोस्तों। कितने लोग, 26 लोगों की, 26 जो पर्यटक थे उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें से 25 भारतीय पर्यटक थे और एक नेपाली नागरिक शामिल था दोस्तों। 25 भारतीय पर्यटक थे और एक नेपाली नागरिक इसमें शामिल था। और ये जो हमला किया किसने किया, टीआरएफ ने। टीआरएफ बोले तो द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि एक लश्कर तैयबा आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में, उसका मुखौटा है, उसका चेला है, उसका चपाटा है टीआरएफ दोस्तों। ठीक है। और जो सुरक्षा एजेंसियां ने, जो 4 आतंकवादी शामिल थे उनकी पहचान की गई। अली भाई उर्फ तलहा, ये पाकिस्तानी नागरिक है, आसिफ फौजी, आदिल हुसैन ठोकर और एहसान। तो ये सारे जो 4 आतंकवादियों इनकी पहचान की गई थी दोस्तों। जो पहलगाम हमला था तो ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था, भारत की सोवर्निटी पर डायरेक्ट अटैक था, उसकी छाती पर सीधा घोंपा हुआ चाकू था एक तरीके से दोस्तों। वहीं बात किया जाए तो सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति है, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 23 अप्रैल 2025 को 1960 का जो सिंधु जल संधि समझौता है, यानी कि 1960 में जो सिंधु जल संधि समझौता हुआ था उसको स्थगित कर दिया। ठीक है, उसको स्थगित कर दिया और बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। उसी के साथ अटारी बागा सीमा को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। और जो सार्क वीज़ा छूट योजना थी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए, उसको प्रतिबंधित कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया कि भाई सार्क वीज़ा जो छूट योजना है उसमें अब कोई भी पाकिस्तानी नागरिक को छूट नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है। 29 अप्रैल को तीनों सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह के साथ एक बैठक हुई और इस पर बहुत सारे क्या नाम है समाधान किए गए और उस पर बहुत सारी जवाबी कार्रवाई की योजना तैयार की गई दोस्तों। इन्हीं बैठकों के हिसाब से एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया दोस्तों। तो ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। 9 लक्ष्य साधे गए जहाँ पर हमें प्रहार करना था, हमें अटैक करना। इसमें से 5 आतंकी ठिकाने थे पीओके में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर। ये 4 लक्ष्य थे भावलपुर, दूसरा था मुरीद के, एक मिनट, दूसरा मुरीद के था, तीसरा साकरगढ़ और चौथा था सियालकोट के निकट। तो 4 जो पंजाब प्रांत में 4 लक्ष्य थे जो पाकिस्तान के अंदर थे, भावलपुर, मुरीद के, साकरगढ़ और सियालकोट दोस्तों।
ये सभी जो स्थान थे लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के सरगना यहाँ रहते थे और उनको प्रशिक्षण देते थे दोस्तों। ठीक है, वही बात करें जो विदेश सचिव हमारे विक्रम मिश्री हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रति आक्रमण का लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों का ध्वस्त करके भविष्य के हमलों को रोकना है, ना कि कोई युद्ध भड़काना। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा ऐसा कोई परिणति नहीं है दोस्तों। ठीक है, और इस योजना के तहत ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादी को मार गिराएगा दोस्तों। वहीं बहुत सारी लश्करी तैयबा का कमांडर खालिद और अबू आक्सा वगैरह वगैरह आप देखो डेटा पढ़ सकते हो, जो मेन रिपोर्ट थी मैंने बता दी। वहीं मुदस्सिर, खड़ियान खाक, मोहम्मद हसन, ये सब मारे गए दोस्तों। ठीक है, 7 मई को वहीं देखा जाए तो 7 मई को पाकिस्तान ने बनियान अल मरसूस 7 मई को पाकिस्तान ने रिटालिएट करते हुए बनियान अल मरसूस नाम से जवाबी ऑपरेशन चलाया। तो पूछा जाए कि पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ये था बनियान अल मरसूस। ठीक है, बनियान अल मरसूस जो है जवाबी ऑपरेशन था। उन्होंने भारतीय सीमा के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन एवं मिसाइलों से हमले की। उस हमलों में हमारी जो कई जवान शहीद हुए, कुल 9 जवान शहीद हुए, जिनके नाम है सिकंदर राउत, शहीद राम बाबू, शहीद दीपक चिंगम, शहीद सुंदर सिंह मोगा, शहीद मोहम्मद इम्तियाज, शहीद पवन कुमार, शहीद सुनील कुमार, शहीद मुरली नायक और शहीद दिनेश कुमार शर्मा दोस्तों। वहीं आगे बढ़ा जाए उसी कड़ी में तो युद्ध विराम की प्रक्रिया शुरू हुई सीमा पार के दोनों देश में, क्योंकि हम परमाणु संपन्न देश हैं, तो दोनों ही देशों पर सीमा पर बड़े हताहत और दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्रों में वैश्विक शक्ति को लेकर चिंतित होने लगा, जो ग्लोबल शक्तियाँ हैं। तो भाई 10 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जिन्हें बोलते हैं DGMO, क्या बोलते हैं DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, जिनका नाम है मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला, और भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई, इनकी हॉटलाइन पर बात हुई और सीज फायर को लेकर प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, इस बातचीत में पाकिस्तान के अधिकारी ने बताया कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम है मार्क रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान सेना का जो प्रमुख है मुनीर से बात कर तनाव हटाने को कहा दोस्तों, कि भैया कम करो तनाव को। तो 10 मई 2000 की रात को दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम की घोषणा की गई। डेट पूछी जा सकती है, कौन सी डेट थी? 10 मई 2025। ठीक है, तो 10 मई 2025 को प्रभावी करीब तरीके से जो भी देखा जाए ज़मीन पर, हवा, समुद्री में फायरिंग वगैरह रोक दी गई। वहीं 12 मई 2025 को 8 बजकर शाम को अपने संबोधन में मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री ने, 4 सिद्धांत घोषित किए। कौन कौन से सिद्धांत हैं? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि भाई जवाब भारत की शर्तों पर दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 था उनका परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं होगा। नंबर 3 था आतंकी शरणदाता राज्य सह आपराधिक माने जाएंगे, यानी कि जो आतंकवादी को शरण देंगे वो पूरी तरीके से आपराधिक माने जाएंगे। वहीं खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा दोस्तों। ठीक है, वहीं पाकिस्तान ने BSF के जवान मिस्टर पूनम कुमार शाह को 14 मई को रिलीज कर दिया, जिनका नाम था पूनम कुमार शाह, और ये BSF के जवान थे दोस्तों। ठीक है, बाकी का बहुत सारी चीज़ें। 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया, इसमें 59 सांसद यानी कि 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 7 समूह, कुल 32 देशों की यात्रा पर गया और सब कुछ बताने कि भाई क्या क्या कैसे कैसे हुआ। अब आते हैं कि कौन कौन सी हथियारों का हमने यूज किया। ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त भारतीय हवाई बल यानी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा हथियार प्रणालियाँ शुरू कौन कौन सी थी? ये था दसॉल्ट राफेल विमान लड़ाकू, ये फ्रांस का विमान है, फ्रांस से लिया गया है दसॉल्ट राफेल, जिसकी जो विशेषताएं स्पेक्ट्रा है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है इसमें, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे है, ये रडार है इसमें। दूसरा स्कैल्प स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का यूज किया गया, ये यूरोपीय है, यूरोप से लिया गया है। वहीं हैमर जो ड्रोन थे, जो फ्रांस की कंपनी है सैफ्रन, उन्होंने बनाए, वहाँ से लिए गए। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का यूज किया गया दोस्तों, जिसकी उत्पत्ति भारत रूस के संयुक्त जॉइंट वेंचर के साथ हुई, ब्रह्मोस एयर स्पोर्स दोस्तों। और ब्रह्मोस एयर स्पोर्स की जो मारक क्षमता है 290 किलोमीटर है। PCS 2024 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। वहीं भारतीय सेना ने कौन कौन से हथियार यानी कि इंडियन आर्मी ने शुरू की, यह स्काई स्ट्राइकर था, जिसकी उत्पत्ति यानी जो भारत इजराइल के बीच में हुई, भारत इजराइल से लिया गया है। इजराइल और भारत का संयुक्त एल्बम है एल्बिट सिस्टम और अल्फा डिजाइन स्काई स्ट्राइकर। और IAI हरूप लोइटरिंग म्यूनिशंस था दोस्तों, जिसकी जो ओरिजिन है, उत्पत्ति कहाँ से है? इजराइल से दोस्तों। और कौन कौन सी जो रक्षा प्रणालियाँ हैं,
जिसमें पाकिस्तान से बचाव के लिए हमारे पास थी। S-400 ट्रायम्फ था। नहीं पूछ सकते हैं कि भाई सुदर्शन चक्र किसको बोला जाता है, तो भैया सुदर्शन चक्र बोला जाता है इस S-400 ट्रायम्फ को। S-400 ट्रायम्फ को सुदर्शन चक्र बोला जाता है और ये रसिया से लिया गया है। भारतीय सेना के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। वहीं आकाश मिसाइल थी सरफेस टू एयर, कहाँ से, सरफेस टू एयर, ये DRDO के द्वारा बनाया गया है आकाश मिसाइल। तो इन सब जितने भी जो एमिशंस थे, जो हथियार थे, इनका यूज किया गया दोस्तों। और बहुत ही ज़ोरदार हमला हुआ सिंदूर के बाद, बहुत ही ज़ोरदार अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, उनको मुँह की खानी पड़ी। और ये आतंकवाद को पनाह ना दें आगे से, यही सबके लिए अच्छा होगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार जो है सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता चाहती है। क्या चाहती है, सेल्फ डिपेंडेंसी चाहती है। इसके लिए उन्होंने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम है सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम। तो सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम दोस्तों 76,000 करोड़ का एक मिशन है, जिसमें 76,000 करोड़ रुपए भारत सरकार लगाएगी दोस्तों। इसके तहत क्या करेंगे, चिप निर्माण करेंगे, ठीक है, फैब यानी कि संयंत्रों में असेंबली टेस्ट यूनिट बनाएंगे। इन सबको प्रोत्साहित किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इन सबके लिए दीर्घावधिक रणनीतियों के संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM की शुरुआत की गई। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई दोस्तों, ठीक है। और ये जो मिशन है सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है दोस्तों। और सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 76,000 करोड़ रुपये के तहत चिप निर्माण संयंत्रों, फैब एवं असेंबली टेस्ट यूनिटों की वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब बात करते हैं 14 मई 2025 को मोदी जी की अध्यक्षता वाली, यानी कि मोदी जी इसको हेड कर रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट, इसे बोलते हैं अर्धचालक यूनिट, जिसको उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। और इसको स्थापित करने के लिए SCL यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एंड फॉक्सकॉन, जो दोनों कंपनियां हैं मिलकर बना रही हैं। हिंदुस्तान SCL और फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनी है दोस्तों, ये दोनों कंपनियां मिलकर बना रही हैं दोस्तों। और ये कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा यमुना एक्सप्रेस वे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण में, जैसे बोलता है हीडा बोले तो यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके पास में जेवर एयरपोर्ट नोएडा के नज़दीक में इसका समाधान किया जाएगा, इसको स्थापना की जाएगी, ठीक है। और SCL एवं फॉक्सकॉन दोनों क्रम से भारत एवं ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं दोस्तों, ठीक है। इस यूनिट को 20,000 वेफर्स प्रतिमाह उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। और इसका जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन है वो 2027 से शुरू कर दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये यूनिट मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC वगैरह वगैरह, इनका जो डिस्प्ले है, ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगी। ये जो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी में ये जो सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जा रही है दोस्तों। इसके स्वीकृत होने के बाद 6 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ भारत में लागू हो चुकी हैं दोस्तों। कहाँ कहाँ हैं, एक गुजरात साणंद में है, ठीक है, माइक्रो ATMP। दूसरी है धोलेरा गुजरात में, तीसरी है मोरीगांव असम में, चौथी है गुजरात साणंद में, फिर पाँचवीं है गुजरात साणंद में, और छठी कहाँ पर है, SCL फॉक्सकॉन के द्वारा ईडा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, ईडा उत्तर प्रदेश में, जो यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पर खोला जा रहा है। तो ये 6 सेमीकंडक्टर यूनिट हैं दोस्तों। और फॉक्सकॉन जो कंपनी है जो ताइवान की, भारत में पहला चिप निवेश करेगी, पहला चिप इन्वेस्टमेंट करेगी। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के, कहाँ पर, नोएडा में दोस्तों। अच्छा, एक और है केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, रेलवे मिनिस्टर हैं ये, इन्होंने 13 मई 2025 को रिनेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के हिसाब से 2 उन्नत डिजाइन केंद्र, कहाँ पर, नोएडा एवं बेंगलुरु में राष्ट्र को समर्पित किए। ये केंद्र भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीक पर चिप डिजाइन करेंगे, ठीक है। तकनीकी छलांग कहाँ से, 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर डिजाइन कर चुके हैं, बट हम 3 नैनोमीटर पर कार्य करना एक नई सीमा होगी इनके लिए। कहाँ पर होगा, नोएडा एवं बेंगलुरु में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जन सुरक्षा बीमा योजना। इसके 10 वर्ष हो चुके हैं, 2015 से 25 तक पूर्ण हो चुका है इनका कार्यकाल। क्या है जन सुरक्षा योजना, भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए 9 मई 2015 को, 9 मई 2025 नहीं, 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया। नंबर 1, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। दूसरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरी अटल पेंशन योजना। तो ये 3 योजनाओं की मंजूरी 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने दी दोस्तों। इन योजनाओं का जो अभिप्राय यही था कि समाज के जो निम्न आय के लोग हैं, जो असंगठित वर्ग से लोग आते हैं, उनको बीमा पेंशन जैसी सुरक्षा से वंचित ना होना पड़े, ठीक है। इसलिए ये जो है तीनों योजनाएं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई दोस्तों, ठीक है। 9 मई 2025 को तीनों सामाजिक सुरक्षा जन सुरक्षा योजनाओं को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इनकी 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है 9 मई 2025 को दोस्तों, ठीक है। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री JJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 23.6 करोड़ रुपये, 51 करोड़ और 7.6 करोड़ से अधिक नामांकन, कितने 23.6, 51 और 7.6 करोड़ से अधिक एनरोलमेंट इन बीमा योजना में हो चुके हैं, नामांकन हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए 18,398 करोड़ की बीमा राशि प्रदान की गई है। वहीं सुरक्षा बीमा योजना में 51 करोड़ लोगों से इसका लाभ हुआ और 1.7 लाख परिवारों को 3,121 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई दोस्तों, ठीक है। वहीं अटल पेंशन योजना की बात करें, इसमें 7.6 करोड़ लोगों का नामांकन हुआ और उन्हें बुढ़ापे में नियमित पेंशन की सुविधा प्रदान हो रही है दोस्तों अटल पेंशन योजना से। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 10.66 करोड़ महिलाएं नामांकित हुई, जिनमें से 7.6 करोड़ नामांकन PM जन धन योजना खाता धारक थी दोस्तों, ठीक है। एक और फैक्ट देख लेते हैं, अटल पेंशन योजना में लगभग 47% महिलाएं हैं और ये जो अटल पेंशन योजना है जो महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाती है दोस्तों, ठीक है। अन्य सामाजिक योजनाएं देखेंगे कौन कौन सी है बाद में, पहले देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का हाल क्या है। यह एक बीमा योजना है, किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। आपकी मृत्यु किसी भी कारण से हो जाती है तो ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपको एक बीमा योजना है, बीमा कवर प्रदान करेगी। और इसमें जो लाभान्वित होने वाले पात्र हैं 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले हैं, बैंक या डाकघर में उनका खाता है, ये इसमें शामिल हो सकते हैं। और इस योजना के तहत दोस्तों 2 लाख रुपए का 1 वर्ष का टर्म जीवन कवर प्रदान किया जाएगा, यानी कि 1 साल में 2 लाख रुपए का एनुअल टर्म इसमें प्रदान किया जाएगा। और इसकी जो प्रीमियम राशि है वो है 436 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल में आपको 436 रुपये प्रीमियम देना है। और जो ग्राहक के बैंक अथवा डाकघर खाते से स्वतः ही काट लिया जाएगा अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्र हैं आप उसके खातेदारक हैं या आपने उसमें अप्लाई किया है दोस्तों को, ठीक है। वहीं बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना में व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आँख की पूर्ण क्षति होने पर या अपूर्णीय क्षति हुई है या पैरों के उपयोग की हानि है या एक आँख की दृष्टि ना होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपये दी जाएगी आपको, ठीक है। सुरक्षा बीमा योजना में एक आँख की दृष्टि अपूर्ण हानि है, एक हाथ का पैर का, तो 1 लाख रुपये दी जाएगी। और इस योजना में दोस्तों 18 से 77 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति क्या होंगे, प्रति व्यक्ति जो होंगे इसमें लाभान्वित होंगे। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच प्रति व्यक्ति जो सदस्य हैं इसमें 20 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम देंगे, 1 साल में देंगे ईयरली 20 रुपये प्रति साल का प्रीमियम देंगे 18 से 70 वर्ष के, ठीक है। अब आते हैं अटल पेंशन योजना पे। ये भारत के नागरिकों के लिए असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पेंशन योजना है। भारत का कोई भी नागरिक यानी कि ग्राहक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष है इस योजना में शामिल हो सकता है, इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत यानी कि 60 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका है और मरने तक 60 वर्ष के बाद जब तक वो जिंदा रहेगा 1,000 रुपये प्रति माह यानी कि पर मंथ या 5,000 रुपये प्रति माह की मिनिमम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा दी जाएगी। यानी ग्राहकों को या तो 1,000 रुपये प्रति माह या 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। कब मिलेंगे? ये जो 1,000 और 5,000 रुपये हैं ये ग्राहक के द्वारा कितना योगदान दिया जा रहा है
कितनी उनको प्रीमियम दिया जा रहा है उसके आधार पर दिया जाएगा। ये अटल पेंशन योजना का लाभान्वित एरिया है दोस्तों, ये उनका क्राइटेरिया है दोस्तों, ठीक है, ये उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अब आते हैं वेव सम्मेलन पे, वेव्स 2025 बोलते हैं विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसी रचनात्मक कार्यों से रिलेटेड है और इसकी वजह से दोस्तों अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। अब बात आती है ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसी रचनात्मक क्षेत्रों से जो आय इनकम अर्जित होती है और ऐसी व्यवस्था को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमी नाम दिया गया दोस्तों। वहीं बात करें वेव्स 2025 की, तो ये मुंबई में आयोजित किया गया 2025। कहाँ पर? वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र है। इसका प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है। ये पहला आयोजन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ? 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। इसकी जो परिकल्पना थी क्या थी? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो रचनाकार हैं, जो रचना करते हैं, उनको जोड़ना और देशों को जोड़ना, इसका मूल मंत्र के साथ इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। मोदी जी ने महाराष्ट्र दिवस के दिन इसका भव्य उद्घाटन किया, जिसमें 100 से अधिक कलाकार और बहुत सारे निवेशक वगैरह इसमें आए। और इसका आयोजन, वेव्स 2025 का आयोजन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सहयोग से इसका आयोजन किया गया दोस्तों, ठीक है। भारत ने वेव्स मंच से वर्ष 2029 तक $50 अरब के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बाजार को साकार करने का लक्ष्य रखा। ये आ सकता है $50 अरब का, कब तक? 2029 तक दोस्तों, ठीक है। भारत पवेलियन 1470 वर्ग मीटर कला से कोट तक थीम के साथ भारत की प्राचीन स्टोरी टेलिंग परंपरा से लेकर ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 77 देशों की भागीदारी देखी गई, ठीक है। मुंबई में स्थापित हो रहा यह राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से AVGC XR सेक्टर को समर्पित होगा, ठीक है। वहीं न्यूजीलैंड के स्क्रीन कैंटेबरी संस्थान व भारतीय फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव ने मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया, ठीक है। आप पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में न्यूजीलैंड की स्क्रीन में। वहीं भारत कंपनी OM मतलब ओनली मच लाउडर और रूस की गैज़प्रॉम मीडिया के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक उत्सव एवं शहद उत्पादन को लेकर एक MAU साइन किया गया। रूस की कंपनी है गैज़प्रॉम इंडिया, क्या नाम है? गैज़प्रॉम मीडिया, और भारत की कंपनी है OML ओनली मच लाउडर, ठीक है दोस्तों। वहीं बात करें एक ऐतिहासिक इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग को नींव रखी गई, जिसका नाम था देवी चौधरानी नामक फिल्म को भारत की पहली भारत UK आधारित सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया। तो भारत UK आधारित सह निर्मित फिल्म कौन सी है? देवी चौधरानी दोस्तों। ये इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद क्या है, इसको कंप्लीट करते हैं, बाकी की आगे की वीडियो में देखेंगे। देखो, नई शिक्षा नीति, नई एजुकेशन पॉलिसी और त्रिभाषा सूत्र विवाद क्या है। फरवरी माह 2025 में SSA के थ्रू, SSA बोले तो समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू PM श्री योजना के तहत, ये चल भी रहे सही से, तमिलनाडु को मिलने वाली, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत PM श्री के तहत तमिलनाडु को करीब 2152 करोड़ रुपए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए स्वीकार किए गए थे। तो हुआ क्या कि तमिलनाडु ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू ना किया, जिसके कारण 2152 करोड़ रुपए की जो धनराशि थी वो रोक दी गई, ठीक है। तमिलनाडु का जोर है शिक्षा के माध्यम में तमिल और अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति 2022 अपने त्रिभाषा फॉर्मूले में यह कहती है कि मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा आप तीसरी भाषा, कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हिंदी हो, तो आप कोई भी तीसरी भाषा चुन सकते हो जहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, उनकी शिक्षा दे सकते हो। संसद की शिक्षा स्थायी समिति ने 26 मार्च 2025 को यह पेश की एक रिपोर्ट, और इस बात को ये बताया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
यानी कि ये असंवैधानिक है तथा संघीय भावना के विरुद्ध है, यानी कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज द अगेंस्ट ऑफ द फेडरल इमोशंस। ठीक है, ये जो नई शिक्षा नीति के हिसाब से ये गलत है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि जब तक तमिलनाडु एनईपी 2020 को स्वीकार नहीं करता तब तक उसके फंड को जारी नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार का यह मामला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे भाषाई ब्लैकमेलिंग की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2025 को दिए गए निर्णय में स्पष्ट किया कि किसी राज्य को एनईपी लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय करते हैं। क्या है? 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र का तीसरा बड़ा सुधार था। इनको के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया। के कस्तूरी रंगन की मृत्यु हो चुकी है फिलहाल दोस्तों। ठीक है, इसका लक्ष्य था वर्ष 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में देखना। क्या? वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में देखना। वहीं नई शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा की प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले पर बल दिया गया, यानी कि 3 भाषाएं होनी चाहिए दोस्तों। पहली भाषा कौन सी है? पहली भाषा मातृभाषा या स्थानीय भाषा हो सकती है या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा हो सकती है। तीसरी भाषा दोस्तों कोई अन्य भारतीय भाषा गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हो सकती है। आप चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो हिंदी हो, चाहो तो आप हिंदी भी ले सकते हो। वहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में भाषा से जुड़े कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 120 बात करता है कि संसद में पार्लियामेंट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, वो आर्टिकल 120 के अंदर है। वहीं 210 में क्या है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 243 में क्या है? संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा अनुच्छेद 343 में कहा गया है दोस्तों। वहीं कुछ और अनुच्छेद है। अनुच्छेद 344 ये क्या कहता है? राजभाषा के संबंध में आयोग की बात करता है। वहीं 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं क्या होंगी। 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई भी वाद है प्रतिवाद है, उसकी बात की हो रही है। अनुच्छेद 347 में क्या है? 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में उसके अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 में क्या है? भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। 350 में शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350B भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के कर्तव्यों का वर्णन है 351 में, आर्टिकल 351 में दोस्तों। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक विकास था भाषा को लेकर। जितने भी आर्टिकल्स थे इंपॉर्टेंट हमने बताए दोस्तों। सारे आर्टिकल्स याद रखिएगा क्योंकि स्टैटिक पार्ट्स में ये पूछा जा सकता है। तो यहीं तक हम करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। आगे के वीडियोज़ में हम लेके आएंगे बिजिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बंदरगाह वगैरह के बारे में क्या था। तो ये हमारा यहीं तक था, लास्ट टॉपिक था आज का। एक टॉपिक था आपका लास्ट कि भैया नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। तो सारे फैक्चुअल डेटा को हमने कंपाइल किया, अच्छे से इनको पिरोया, अच्छे से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सबसे बड़ी बात, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, इससे रिक्वेस्ट दोस्तों, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।